हेलो दोस्तों, अवेयर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नई और उभरती बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आपको पता है कि कोई नई उभरती टेक्नोलॉजी होती है उस पर यूपीएससी काफ़ी फोकस करता है। और बैटरी के ऊपर तो यूपीएससी ने प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किन किन से बैटरी के अंदर कैथोड बनता है। आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और हो सकता है भविष्य में यूपीएससी मेंस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें कि यह बात हो कि जो नई उभरती हुई बैटरी टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी है, ऐसा कुछ पूछ ले। तो हमें जो नई उभरती टेक्नोलॉजीज़ है इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको पता है कि जो अभी बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के मामले में जो बैटरी टेक्नोलॉजी चल रही है उसे कहते हैं हम लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी में बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि यह लंबी दूरी तक चलने वाले वाहनों के लिए उपयोगी नहीं है और इनके अंदर गर्म होकर के आग लगने की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यह चार्ज भी बहुत जल्दी से नहीं हो पाती है। ऐसी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उनके लिए आधार का काम करती है। जो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो कमियां हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक आधार बनती है। उस कमी को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन एनोड बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, इस तरह से जो भी बैटरीज आएगी, ग्रेविटी बैटरी। तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछे तो हमें पता रहे और हम तुरंत उसका जवाब दे दें। तो बैटरी टेक्नोलॉजी में नई और एमर्जिंग टेक्निक तक जाएंगे तब तक पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेना चाहिए। और बेसिक्स में सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि बैटरी की परिभाषा क्या है, बैटरी क्या होती है। तो बैटरी दरअसल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसके अंदर होती है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है। तो अगर कोई परिभाषा लिखना चाहता है तो लिख लीजिए कि यह एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह एक उपकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, परिभाषा याद रहेगी। तो अगर यूपीएससी प्री में पूछ ही ले कि बैटरी के ऊपर क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हमें परिभाषा ही लिखनी होगी ना, बैटरी क्या होती है। तो इस तरह से परिभाषा हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि बैटरी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, बैटरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती है। तो सबसे पहले तो यहाँ बैटरी बना लीजिए छोटी सी। मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि आपको बताना है ना। तो ये मैंने बैटरी बना ली। इस बैटरी के अंदर एक बनाइए एनोड, एक बनाइए कैथोड और इसके अंदर भर लीजिए कुछ तरल पदार्थ। इन तीनों के नाम हैं। इसको कह दिया एनोड, इसे कह दिया कैथोड। अंग्रेजी में नाम लिखूं क्या? ये कैथोड, ये एनोड और इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में नाम होता है अपघटय तरल। तीन चीज़ें हो गई। इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड है, देखो दोनों को कहेंगे इलेक्ट्रोड या टर्मिनल। दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, एक तो है एनोड, एक है कैथोड। इसके अलावा तरल बीच में भरा रहता है दोनों के अंदर। एक सेपरेटर भी होता है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए एनोड, फिर दूसरा यहाँ लिख लीजिए कैथोड और तीसरा आप एक एक करके भी लिख सकते हो ना। पहले एनोड के बारे में लिख लीजिए, फिर कैथोड के बारे में, फिर अपघटय पदार्थ के बारे में। इससे आपको थोड़ा सा सरल रहेगा समझने में, देखने में। एनोड के बारे में लिख लीजिए कि यहाँ होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑक्सीकरण होता है। कैथोड के ऊपर इसका उल्टा लिख लीजिए कि यहाँ अपचयन होता है। ठीक, यहाँ लिखिए कि यह इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ नकारात्मक टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल? नकारात्मक टर्मिनल होता है। और कैथोड के ऊपर लिख लीजिए कि यहाँ धनात्मक टर्मिनल होता है, धनात्मक टर्मिनल। ठीक है, इतनी सी बात लिखने के बाद में एक चीज़ और लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स। यूपीएससी ने पिछली बार कैथोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि इसके कौन कौन से किन किन पदार्थों से कैथोड बनाया जा सकता है, और हो सकता है अब की बार पूछ ले कि कौन कौन से पदार्थों से एनोड बनाया जा सकता है, तो हमें पता हो। तो लिख लीजिए जिंक, जिंक से हम बना सकते हैं एनोड। इसके अलावा लिखिए शीशा, ये शीशा, इसको इंग्लिश में लेड भी बोलते हैं ना। और हो सकता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग हमेशा, ये यूपीएससी के प्री में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसके अंदर ग्रेफाइट शामिल था। तो ग्रेफाइट से एनोड बनता है, कैथोड नहीं बनता। इसके अलावा सिलिकॉन, अभी सिलिकॉन की बैटरीज वगैरह देखेंगे तो बात करेंगे। और लिथियम, लिथियम का उपयोग दोनों में कर सकते हैं, एनोड में भी कर सकते हैं, कैथोड में भी कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे हम एनोड बना सकते हैं। अब कैथोड किस किस से बना सकते हैं? तो लिखिए मैग्नीज। मैग्नीज के अलावा अगर PbO2 शीशा का ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद इसको हम कैथोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लिथियम तो है ही, मैंने बताया था आपको, लिथियम, लिथियम का साल्ट यहाँ भी इस्तेमाल होगा अपघट्य पदार्थ के अंदर भी, मैं वहाँ पर लिखूँगा आपको अभी। मैग्नीज, PbO2, लिथियम और कोबाल्ट, कोबाल्ट का इस्तेमाल हो जाता है। अभी सल्फ़र के ऊपर आधारित बैटरी पढ़ेंगे तो ये सल्फ़र से भी कैथोड बन सकता है, निकेल से भी हमारा कैथोड बनता है, निकेल। लिख लीजिए, क्या पता क्या भरोसा, यूपीएससी पूछ ले। फिर सोडियम, सोडियम आधारित बैटरी भी अभी पढ़ेंगे, तो सोडियम का प्रयोग भी हम कैथोड बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक बात, ये इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रहे तो बढ़िया है। अब मैं जब एनोड और कैथोड की बात करूं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नकारात्मक पॉइंट होता है, और इन सब चीज़ों से हम एनोड बना सकते हैं, इन सब चीज़ों से कैथोड बना सकते हैं। इतनी सी बातें आप दिमाग में रखोगे तो क्लास पूरी समझ में आएगी, अच्छे से आएगी। ठीक है, तो अब अपघट्य पदार्थ के बारे में, इसके बारे में भी एक लाइन लिख लो कि यह आयनों को या इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह के लिए माध्यम प्रदान करता है। तो या तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन या हो सकते हैं आयन। इन आयनों को या इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह हेतु माध्यम प्रदान करता है, प्रवाह हेतु माध्यम प्रदान करता है। इतनी सी बात है इसके अंदर, है ना, माध्यम प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट में इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए कि अपघट्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। तो दरअसल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है वो सारे अपघट्य पदार्थ हैं। लेकिन दरअसल बैटरी के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम है हमें, क्योंकि बिजली बाहर निकालनी है, टर्मिनल के ऊपर से लेनी है, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे कोई पदार्थ चुने जाएं जिनके अंदर जल्दी से आग ना लगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखे जाते हैं, उनके आधार पर तय किया गया है कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको अपघट्य पदार्थ के रूप में बैटरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके नाम लिख लीजिए। वैसे तो आपको पता है ना, जो मूत्र होता है, यूरिन या फिर टॉयलेट कह लीजिए, यह भी जो इलेक्ट्रॉन और आयनों का प्रवाह कर सकता है, बिजली इसके अंदर से प्रवाहित हो सकती है। आपको पता हो 3 इडियट वाला सीन याद है, जिसमें वो रेंचो होता है, कुछ चम्मच के ऊपर पेशाब करवाता है और झटका लगवाता है बिजली का, आपको याद होगा। तो अपघट्य पदार्थ के रूप में वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो सकती है। तो ये दरअसल इलेक्ट्रॉन और आयन के लिए माध्यम का काम करते हैं बैटरी के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपघट्य पदार्थ बना सकते हैं? तो इसमें लिखिए अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा लिथियम, लिथियम का नमक। देखो लिथियम तीनों जगह है ना, याद रखना ये चीज़। लिथियम का नमक यहाँ पर भी है, और लिथियम से हम कैथोड भी बना सकते हैं और लिथियम से एनोड भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और सोडियम का कोई नमक, तो सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही है, नमक होता है। तो सोडियम के नमक,
कोई सा भी सोडियम का नमक अपने यूज के हिसाब से देख करके अपघट्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात होगी। तो बैटरी की कार्यप्रणाली कैसी होगी? तो बैटरी की कार्यप्रणाली होती है ऐसे, देखिए ये हमने क्या बनाया था, पहले बनाया था एनोड, फिर बनाया था कैथोड। एनोड पे होता है नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन छूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन छूटा, या फिर कोई आयन मान लीजिए ना, आयन होगा या इलेक्ट्रॉन छूटेगा, माध्यम से प्रवाह होते हुए कैथोड पे जाकर के चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन या फिर आयन, और इसके ऊपर चिपकेगा तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा बिजली बाहर फेंक देगा, बाहर दे देगा। ठीक है, इस तरह से टर्मिनल के अंदर बिजली प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इतनी सी है, इतनी सी कहानी है, और ये इसकी कार्यप्रणाली हो गई। अब बैटरियों का विकास देख लेते हैं। तो बैटरियाँ कैसे विकसित हुई है इसको धीरे धीरे करके हम देखते हैं। फिर हमारी जो आधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजीज़ है इस पे आएंगे, फिर भविष्य में कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजीज़ है उस पे आएंगे। तो पारंपरिक बैटरीज ऐसे लिख लीजिए, पारंपरिक बैटरियाँ, पारंपरिक बैटरियाँ। पारंपरिक बैटरियों में सबसे पहले लिखिए एक ड्राई सेल बैटरी। तो ड्राई सेल बैटरी, पता नहीं सही लिखा या नहीं लिखा, इंग्लिश में तो लिखना आता है लेकिन हिंदी में पढ़ा रहे हैं ना। तो ड्राई सेल, सेल तो ऐसे होगा ना, हाँ देख लेना कैसे लिखा जाता है। तो ड्राई सेल बैटरी, इसके अंदर लिख लीजिए कि इसके अंदर तरल पदार्थ नहीं होता, तरल पदार्थ नहीं होता। देखो तरल नहीं होगा, बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निश्चित करता है ना, एक डायरेक्शन में तय करता है कि यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। अगर तरल पदार्थ नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आयनों का प्रवाह नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा तो फिर ये रिचार्ज नहीं हो पाएगी। तो इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाद में तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई और ड्राई सेल बैटरीज थी, इनके अंदर भी तरल भरना शुरू कर दिया। तो तरल भरने से क्या हुआ, ये जो सेल्स वगैरह आते हैं ना जो रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ एक सेल ऐसे बाद में डेवलप हुए जो रिचार्ज किए जा सकते हैं। तो पहले इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता था जब तक कि ये ड्राई सेल थे, इनके अंदर लिक्विड भरा गया तो फिर ये रिचार्ज होना शुरू हो गए। तो इनके एग्जांपल्स हैं जो रिमोट वाले सेल होते हैं, रिमोट के अंदर होता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है बच्चों वाली, उसके अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो भी होता है, और घड़ी के अंदर जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो भी हो गया। ऐसे सारे सेल वो हैं ड्राई सेल बैटरीज है। ठीक, तो पारंपरिक बैटरीज में दूसरे नंबर पे आती है सीसा एसिड या सीसा अम्ल हो जाएगा, और इसका नाम लिख लीजिए लेड एसिड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी, इसके बारे में लिख लीजिए कि अब इसके अंदर लिक्विड भरा जाने लगा ये एसिड के रूप में, तो इसके कारण क्या होगा, अब ये रिचार्ज की जा सकती थी, रिचार्ज की जा सकती थी। पहले रिचार्ज नहीं हो सकती थी, प्रॉब्लम थी, तो वैज्ञानिकों ने ऐसी बैटरी डेवलप की जो रिचार्ज की जा सके। तो रिचार्ज कैसे की जा सकती थी कि इसके अंदर जो मैंने कहा था ना रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बिजली प्रदान करता है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया को रिवर्स किया जा सकता था। तो रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा या रिवर्स कर दूं, मैं रिवर्स लिख देता हूँ, रिवर्स किया जा सकता था। तो रिवर्स कर सकते थे, इसके कारण बैटरी वापस से चार्ज हो जाती थी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे आपको पता हो तो, कि वाहनों के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चलाने वाले होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर वगैरह, वाहन को स्टार्ट करने के लिए वाहन के अंदर जो कंबसन होता है, आग लगती है और ईंधन जलता है, वो जलाने के लिए जो स्पार्क प्लग वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो इनको चलाने के लिए जो बैटरी लगती है वो है जो हमारी क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी है। इस तरह की बैटरी नहीं आती क्या, आपको पता होगा, यहाँ एक टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ एक टर्मिनल लगा हुआ है, इस तरह की कोई बैटरी बनी रहती है, उसे कहते हैं हम लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चलाने के लिए, और घरों में इन्वर्टर्स चलते हैं, तो इन्वर्टर में भी यही बैटरी होती है जो बिजली को स्टोर करके रख लेती है, और जब बिजली नहीं होती तो हमारे को यही इन्हीं बैटरी से ऊर्जा मिलती है।
इनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि इनकी चार्जिंग होती है वो बहुत धीमी होती है। तो चार्जिंग धीमी होती है। अब वैज्ञानिकों को लगा कि यार इतनी धीमी चार्ज होती है, फिर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया हो, तब बढ़िया हो जब हम कोई ऐसी बैटरी बनाएं जो बहुत तेज़ी से चार्ज हो सके। तो फिर लोगों ने या वैज्ञानिकों ने सेम इसी आधार पे जो लेड एसिड बैटरी है या सीसा अमल बैटरी है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके क्या बनाया? तो तीसरी बैटरी आ गई। ये पारंपरिक में ही आएगी, है ना, नई बैटरी टेक्नोलॉजी में नहीं आएगी। तो निकल कैडमियम वैज्ञानिकों ने बनाई, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम बैटरी। इसका एक ही फ़ायदा था कि यह थोड़ी चार्ज फास्ट हो जाती थी। तो चार्जिंग इसके अंदर फास्ट हो गई। बाकी सारा कंसेप्ट था वो जो ऐसी बैटरी थी सीसा एसिड वाली, वैसा ही था इसके अंदर, बस इसकी चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट कर दी। ठीक है। इसके जैसी ही एक और बैटरी डेवलप की वैज्ञानिकों ने, जो यह भी पारंपरिक में ही आएगी। इसे कहते हैं निकल मेटल बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड। देखो ये लिख लीजिए, है ना, पूछेगा नहीं पर बताना जरूरी है ना, कि कई बाई चांस सामने आ जाए तो हमारे को पता हो। निकल मेटल, क्या बोल लिखला था? निकल मेटल हाइड्राइड। ये पी किसके लिए था? भूल गया, पता नहीं किसके लिए था। NPMH बोलते हैं इसको, निकल मेटल हाइड्राइड। इतना एक बार लिख के चलाइए और मुझे जैसे याद आएगा मैं पी बताता हूँ आपको। इनमें भी क्या था? तो इसकी भी चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई थी। इनकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी इसके अंदर भी? वैज्ञानिकों को या बाद में यूज़ करने वाले लोगों को लगा कमियां ये रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर नई बैटरी टेक्नोलॉजी फिर डेवलप हुई। तो इसके अंदर कमियां क्या थी? कि ये साइज में बड़ी थी, साइज में बड़ी थी, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल इसका कम था। मतलब 1 घंटे में चार्ज किया, आधे घंटे में डिस्चार्ज हो गई। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का साइकिल था वो कम था, साइकिल कम था चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। ये इसके अंदर लिख लीजिए आप, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का साइकिल बड़ा चाहिए कि एक बार चार्ज किया लंबे समय तक चले, पर ये चलती नहीं थी। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक थी। लेड का प्रदूषण हो जाता था। लेड आपको पता है ये भारी धातुएं हैं, भारी धातुएं अगर पानी में मिल गई तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती थी। हालांकि आज भी इस्तेमाल करते हैं, हानिकारक होती है ऐसा कर लो। इनका ऊर्जा घनत्व कम होता है। ऊर्जा घनत्व कम कैसे? वही बात कि आपने ज़्यादा टाइम तक चार्ज किया, कम टाइम के अंदर वो डिस्चार्ज हो गई। इसकी दक्षता भी कम होती थी। दक्षता कम कैसे? कि बहुत लंबे समय तक ये चल नहीं पाती थी। आपको उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था जिससे वो बैटरी दोबारा से यूज़ करने लायक हो। जैसे आपको पता है कि उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी डाल करके बैटरी को वापस काम करने योग्य बनाते हैं। इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता था। आपको पता है कि वो बैटरी आज भी एक आदमी, सिंगल आदमी अकेला नहीं उठा सकता, इतनी भारी होती है ना। तो यह सभी इसकी ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने फिर एक और नई लीप, नया छलांग लगाई। तो बैटरी कौन सी डेवलप हुई? बैटरी डेवलप हुई लिथियम आयन बैटरी। तो ये आधुनिक ज़माने की जो सर्वोच्च राजा है बैटरियों के मामले में, वो है लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ लिखते हैं आधुनिक बैटरी। आधुनिक बैटरी में कौन सी है? तो आधुनिक बैटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली या सबसे महत्वपूर्ण बैटरी है वो है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी का जैसे ही विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में लंबी छलांग लगाई वर्तमान विश्व ने। क्योंकि आपको पता है हल्की है, छोटी सी बैटरी, फ़ोन भी चल रहा है उससे, लैपटॉप भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं कि वर्तमान अधिकांश सिस्टम उपकरण इसी पे चलते हैं, इसलिए यह बैटरियों की आधुनिक ज़माने की राजा है। ठीक है। तो इसका लिख लीजिए कि इस वर्तमान अधिकांश उपकरण या सिस्टम इसी पे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए स्मार्टफोन और लैपटॉप, और भी जो भी उपकरण चलने वाले हैं
उन सबको, आजकल जो ईवीज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, तो ईवीज है, इनके अंदर भी हमारे को लिथियम आयन बैटरी ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए एक चीज़ और कि इसके अंदर एनोड कैथोड क्या होते हैं, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एनोड, एनोड इसके अंदर बना होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, और कैथोड, कैथोड फिर लिथियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिथियम ऑक्साइड होगा, तो इसके अंदर लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड से बनता है हमारा कैथोड और ग्रेफाइट से बनाते हैं हम एनोड। अपघट्य पदार्थ के रूप में, तो अपघट्य पदार्थ के रूप में तरल लिथियम लवण, तो लिथियम लवण, तो ये चीज़ें हैं। इसके अंदर एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, कैथोड होता है वो लिथियम ऑक्साइड से बना रहता है, और अपघट्य पदार्थ तरल लिथियम लवण से बना होता है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी जिसके कारण हमने इस बैटरी को अपनाया, तो इसकी विशेषताएं देखिए। सबसे पहले तो इसकी दक्षता, ऊर्जा दक्षता काफ़ी अधिक थी, ऊर्जा दक्षता काफ़ी अधिक थी, बाकी जो पहले वाली बैटरी थी उससे ऊर्जा दक्षता अधिक थी। इसके अलावा इसका वज़न बहुत कम था, लाइट वेट थी, वज़न कम था, छोटी थी, कॉम्पैक्ट साइज छोटी थी, और जो रिचार्ज साइकिल था वो लंबा था, बड़ा था। तो रिचार्ज साइकिल यानी एक बार आपने चार्ज किया लंबे टाइम तक चलेगी, फिर चार्ज किया तो फिर और लंबे टाइम तक चलेगी। और बार बार रिचार्ज करने वाला सिस्टम भी है कि आप उसको कितनी बार रिचार्ज कर सकते हो। कुछ बैटरी ऐसी होती है ना, जैसे 10 बार 20 बार चार्ज करने के बाद में उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत जल्दी कम नहीं होती थी। यहाँ पे देखो ये रिचार्ज साइकिल है ना, इसके अंदर ये भी चीज़ शामिल कर लो कि बार बार रिचार्ज करने पर कैपेसिटी कम हो जाती थी, जल्दी कम हो जाती थी। तो इनके अंदर कहीं हाँ रिचार्ज यहाँ डाल लेना कहीं, है ना, कि बार बार रिचार्ज करने पर धीरे धीरे कैपेसिटी कम हो जाती थी। आज भी लिथियम आयन बैटरी की भी कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती जितनी हमारे को जो पारंपरिक बैटरीज में है कम होती दिखाई देती थी। और इसके अंदर ऊर्जा की हानि बहुत कम होती थी, जितना चार्ज किया उतना हमारे को वापस से बैटरी एनर्जी दे देती थी। ये सब बातें थी जो हमारी लिथियम आयन बैटरी के अंदर है। अब लिथियम आयन बैटरी के अंदर हमारे को कुछ कमियां दिखाई दी। कमियां क्या दिखाई दी, तो इनके बारे में देखिए, इन कमियों को देख लेते हैं, और जो आगे आने वाली बैटरी टेक्नोलॉजीज है उनके अंदर इन कमियों को दूर करता हुआ हमारा सिस्टम दिखाई देगा, हमारे वैज्ञानिक दिखाई देंगे कि जो लिथियम आयन बैटरी में कमियां हैं वो दूर होती जाए। कमियों में सबसे पहली लिखिए कि ये जो प्रयोग करते हैं उस समय इसका तापमान बढ़ जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका तापमान बढ़ जाता है जब इसको प्रयोग कर रहे होते हैं या चार्ज कर रहे होते हैं। तो चार्जिंग के टाइम भी और डिस्चार्जिंग के टाइम भी यह है वो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, या मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे लिख लीजिए कि उपयोग करते समय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। उपयोग में दो चीज़ें हैं, जब चार्ज कर रहे हैं और जब डिस्चार्ज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, जैसा भी। ठीक है, अब तापमान बढ़ जाता है, यह कारण तो देख लिया। इसी के कारण जो दिक्कत आती है उसको देखिए कि तापमान बढ़ने से शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट ऐसे नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं वो बढ़ गई थी। तो शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, शॉर्ट ऐसे लिखा जाएगा ना, हाँ, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ गई थी। शॉर्ट सर्किट बढ़ने से आग भी अधिक लगती थी गाड़ियों में आप देखते हो ना आग लग जाती है। तो यह एक कमी देखने को मिली कि इसके अंदर तापमान बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। इस पॉइंट को पूरा ऐसे लिख लीजिए। फिर अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी, दोनों में ही यह लाभदायक नहीं थी। अत्यधिक ठंड में भी यह काम नहीं करती थी, अत्यधिक गर्मी में भी यह काम करना बंद कर देती थी, या फिर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रदर्शन प्रभावित। अब प्रदर्शन कैसे प्रभावित होता, नकारात्मक रूप से, यानी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, या फिर दक्षता प्रभावित, ऐसा कुछ बना लीजिए पॉइंट इसको। ये हो गया। इसके अलावा लिखिए कि ये समय के साथ इसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। आपको पता है ना, बैटरी
फ़ोन वगैरह की बैटरीज है वो समय के साथ में हमारे को कम समय तक चलती है वो। तो वही है कि समय के साथ इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो यह भी, हालांकि जो पहले बैटरीज थी उससे तो बढ़िया थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को लगा कि यह जो कम हो जाती है ना इसकी क्षमता, यह और इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, यानी कि लंबे टाइम तक इसको चलना चाहिए। तो समय के साथ क्षमता कम। इसके अलावा लिखिए कि इसके निर्माण की लागत बहुत अधिक है। निर्माण की लागत अधिक है। निर्माण की लागत अधिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्या होता है, जो हमारा रेयर अर्थ मेटल इस्तेमाल होता है। रेयर जो लिथियम है, लिथियम बहुत जल्दी मिलता नहीं है हर जगह पे, ठीक है। तो लिथियम है वो एक रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल होने के कारण इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके निर्माण की लागत भी बहुत अधिक आ जाती है। एक पॉइंट और लिखिए कि इसका जो पुनर्चक्रण है वो जटिल प्रक्रिया है, रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग है वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कारण ई वेस्ट की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदायक है। ऐसी बात लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, कि पुनर्चक्रण एक जटिल प्रक्रिया है, इसके कारण पर्यावरण के लिए हानिकारक ई वेस्ट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। एक सातवां पॉइंट और लिखिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स पर जो निर्भरता है वो वैसे भी चाइना के ऊपर लोगों की ज़्यादा है, और चाइना इस मामले में मारामारी करता है। चाइना जल्दी से क्रिटिकल मिनरल्स है वो लोगों तक नहीं पहुंचने देता। इसके कारण भी वैज्ञानिक परेशान हुए कि यार जो ये रेयर अर्थ मेटल है, क्रिटिकल मिनरल है, इससे दूर हट करके ऐसी बैटरीज का विकास किया जाए जहाँ पे हम लिथियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या फिर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये क्रिटिकल मिनरल वाली बात भी, क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, और वैश्विक आपूर्ति प्रभावित, ऐसा कुछ कर लो, हाँ, प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं थी हमारी लिथियम आयन बैटरी में। तो इसके कारण क्या हुआ, इन सभी के समाधान के लिए नई बैटरी तकनीकियों का विकास होने लगा। वैज्ञानिकों ने नई बैटरी तकनीकी विकसित की। अभी ये जो बैटरी तकनीकी की बात करेंगे, यह अब उभर रही है, लोग या वैज्ञानिक इन तकनीकियों पे काम कर रहे हैं। तो अब लिखिए नवीन और उभरती बैटरी तकनीकियाँ। अभी तक तो हमने वो पढ़ा है जो विकसित हो चुका है, एक तरह से बेसिक। अब जो पढ़ेंगे यह एडवांस वाला है, जो अब तकनीकियाँ विकसित हो रही है। हल्का हल्का चेंजेज आएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले लिखिए इसमें सिलिकॉन एनोड बैटरी। सिलिकॉन एनोड बैटरी, इसमें क्या करेंगे ये लिख लीजिए, बस सिंपल सी चीज़ है। इसमें क्या करेंगे, जैसे लिथियम आयन बैटरी थी ना, तो उसके अंदर था ग्रेफाइट, आपको पता है ग्रेफाइट था। एक तरफ था लिथियम, दूसरी तरफ था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से हमने बनाया था एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैथोड तो हमारा लिथियम से ही रहेगा। कैथोड तो प्रयोग हमने लिथियम के रूप में ही किया, और जो एनोड है इसको बदल करके, पहले क्या था ग्रेफाइट, इस ग्रेफाइट को यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह क्या प्रयोग किया, इसकी जगह प्रयोग किया सिलिकॉन। सिलिकॉन आपको पता है थोड़ा सस्ता भी है और आसानी से उपलब्ध भी है। ग्रेफाइट को बनाना या उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल काम है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया। तो इसे कह दिया, इसलिए इसको कह दिया सिलिकॉन एनोड बैटरी। एनोड के रूप में हमने सिर्फ सिलिकॉन का प्रयोग किया है, जहाँ पे पहले हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर रहे थे। इतनी सी बात है इसके अंदर। बाकी ये लिथियम आयन बैटरी है वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर एनोड के रूप में सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लिया। तो इसके अंदर पॉइंट्स लिख लीजिए कि ग्रेफाइट की जो लिथियम अवशोषण क्षमता है वह सीमित होती है। कारण क्या था, देखो ये क्यों किया वैज्ञानिकों ने, इसके बारे में देखिए। ग्रेफाइट की लिथियम अवशोषण की क्षमता सीमित होती है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सिलिकॉन की लिथियम अवशोषण क्षमता 30 से
40% ज़्यादा होती है। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर। पहला पॉइंट, ग्रेफाइट की लिथियम अवशोषण क्षमता कम होती है। दूसरा, सिलिकॉन की जो लिथियम अवशोषण क्षमता है वो 30 से 40% ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? ग्रेफाइट की तुलना में। ये 2 बातें आ गया। इससे क्या हुआ? अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी तो बैटरी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या क्या, जो बैटरी की कैपेसिटी है या बैटरी की जो क्षमता है वो हमने बढ़ा दी। क्या किया? जो लिथियम आयन बैटरी थी, लिथियम आयन बैटरी में हमने एनोड और कैथोड के रूप में लिथियम और कैथोड के रूप में तो लिथियम था ही, एनोड के रूप में हमने ग्रेफाइट इस्तेमाल किया था। इस ग्रेफाइट को हटा करके हमने सिलिकॉन डाल दिया। सिलिकॉन की जो लिथियम अवशोषण क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ज़्यादा होने के कारण जो बैटरी की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हमने कैपेसिटी बढ़ा ली। ठीक है, इतनी सी बात है, बस इतना इतना लिखना है सबके अंदर ही। दूसरी बैटरी का प्रकार लिखिए तो इसको कहेंगे ठोस अवस्था बैटरी, सॉलिड स्टेट। देखो ये ठोस अवस्था तो मैंने नाम बनाया है, इंग्लिश में जो नाम दिखाई दे रहा है वो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट बैटरी। इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें अपघट्य पदार्थ के रूप में हम लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते। अब तक हमने क्या कर रहे थे? जो अपघट्य पदार्थ था बीच में भरा जाता था, उस अपघट्य पदार्थ के रूप में क्या भर रहे थे? हम लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे पिछली बार हमने जिस लिथियम आयन बैटरी में लिथियम का नमक भरा था, वैसे ही यहाँ पे लिक्विड अब यहाँ से हटा दिया हमने अपघट्य पदार्थ के रूप में। क्यों हटाया? क्योंकि यह होता है, गर्म हो जाता है। लिथियम का जो नमक है वो गर्म होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में क्या होती है? आग लग जाती है। तो आग लगने और गर्म होने को रोकने के लिए हमने इस लिक्विड को यहाँ से हटा दिया। इस लिक्विड की जगह क्या किया? लिक्विड की जगह ठोस भरना शुरू कर दिया। यह ठोस भी दरअसल रिवर्सिबल अभिक्रिया कर सकता है, तभी तो रिचार्ज होगा, नहीं तो रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा। तो ठोस भी वापस से जो रिवर्सिबल अभिक्रिया है वो कर सकता है। देखो बैटरी अभी बाज़ार में नहीं आई है, वैज्ञानिक इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ठोस अवस्था बैटरी है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमारे को कमी दिखी थी कि जो लिक्विड हम भर रहे थे बैटरी के अंदर वो गर्म होकर के आग पकड़ता है, इसलिए हम उस लिक्विड को हटा करके उसकी जगह ठोस रख देते हैं। ठोस रखेंगे तो ठोस के रूप में क्या क्या रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लो ठोस के। तो इसमें लिखिए सिरेमिक, ठोस के रूप में सिरेमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच का, ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीमर, कुछ और पॉलीमर होंगे, वो पॉलीमर का इस्तेमाल हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, क्या था? लिक्विड था, लिक्विड हो जाता है हमारा गर्म। लिक्विड गर्म होने के कारण आग पकड़ लेता है, तो उस लिक्विड को हटा करके हमने लिक्विड के स्थान पे ठोस भरना शुरू कर दिया। सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। देखो आप कहोगे कि लिथियम आयन बैटरी में तो ये शॉर्ट सर्किट वाली एक ही प्रॉब्लम ठीक हुई है। हाँ सही बात है, ये एक एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक एक बैटरी विकसित हुई है, ये समझ लीजिए। अभी हमने जो गर्म होकर के आग पकड़ने वाली घटना है, इसको हमने दूर करने के लिए क्या किया कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता था उसके स्थान पर ठोस भरना शुरू किया। बाकी बातें सेम है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि जो आग पकड़ने वाला जो तापमान बढ़ने से आग पकड़ता था वो कम हो गया और इसकी चार्जिंग तेज़ हो गई। आपको पता है जो फ़ोन जल्दी और तेज़ चार्ज होते हैं वो तेज़ गर्म होते हैं, लेकिन अब ये ठोस भरने के कारण अब जल्दी से गर्म नहीं होता, इसलिए इसकी चार्जिंग तेज़ हो गई। गर्म नहीं, चार्जिंग तेज़ हो गई, जल्दी से चार्ज कर सकते हैं इसको। इसका जीवन चक्र है वो लंबा हो गया। लिक्विड के अंदर क्या है, क्षमता कम हो जाती है धीरे धीरे लिक्विड की, लेकिन अब ठोस है तो ठोस पूर्ण रूप से रिवर्सिबल हो जाता है। अब तापीय रूप से ये ज़्यादा थोड़ा स्थिर है, तो तापीय रूप से इसके अंदर स्थिरता ज़्यादा है। तापीय रूप से स्थिरता ज़्यादा है। तापीय रूप से स्थिरता का मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत अधिक तापमान पर काम करेंगे, अधिक तापमान पर आपको पता है लिक्विड है अगर डाला हुआ तो वो जम जाता है। देखो यहाँ मैंने इसके बारे में नहीं लिख रहा हूँ, जैसे लिक्विड का कह रहा हूँ। लिक्विड क्या होगा, तापमान कम, बहुत अधिक कम तो लिक्विड जम जाएगा, और तापमान ज़्यादा तो लिक्विड गर्म, गर्म होगा तो आग लग जाएगी। लेकिन अब क्या है हमारे पास, अब सॉलिड है,
तो अधिक तापमान होगा तब भी चल जाएगा, और तापमान कम होगा तब भी हमारे को कोई इसमें समस्या दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो बहुत ठंडे इलाके में जाते हैं आकाश में, तो इनके अंदर ऐसी बैटरीज का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक दिक्कत है, इसकी समस्या क्या है कि इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो ठोस इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपघट्य पदार्थ है। इस अपघट्य पदार्थ को कैसा रखना है? अपघट्य पदार्थ को रखना है हमारे को ठोस, और ठोस अपघट्य पदार्थ बनाने की लागत है वो बहुत अधिक है। देखो ये बहुत चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा लागत बहुत अधिक हो जाती है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी है या ठोस अवस्था बैटरी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आती रहती है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये ज़रूरी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अपघट्य पदार्थ के रूप में लिक्विड के स्थान पे ठोस अवस्था में रखेंगे। बस इतनी सी बात है। हो गया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट बैटरी टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट बैटरी टेक्नोलॉजी में आ जाएगी लिथियम सल्फर बैटरी। तो लिथियम सल्फर बैटरी, अब आपको पता है लिथियम तो हम इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी देखी ही है। तो हमारा एनोड तो वैसे ही लिथियम का बना हुआ है, कैथोड के रूप में हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ग्रेफाइट की जगह हम क्या करेंगे, या कोई मेटल ऑक्साइड है, वो मेटल ऑक्साइड को भी हटा दिया हमने। अब हमने एनोड के रूप में तो हमारा लिथियम पहले से था, आपको पता है, तो एनोड के रूप में तो लिथियम था, और कैथोड के रूप में जो हमने बीच में मेटल ऑक्साइड की बात की थी या फिर ग्रेफाइट की बात की थी, उसकी जगह हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सल्फ़र। सल्फ़र आपको पता है गैस होती है, तो सल्फ़र हल्की भी होती है, गैस भी होती है। और मेटल होता है, मेटल अगर मेटल ऑक्साइड लगाएंगे या ग्रेफाइट लगाएंगे तो वो क्या होता है, वो भारी है, बैटरी भी भारी हो जाएगी, और उसका रिएक्शन टाइम है वो भी अधिक होता है, और उसकी समय के साथ साथ क्रियाशीलता भी धीरे धीरे मेटल की कम हो जाती है। तो ये सब पॉइंट लिख लीजिए कि मेटल भारी होता है, बैटरी भी भारी हो जाएगी, और समय के साथ में इसका रिएक्शन टाइम यानी कि जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है, इसके कारण बैटरी प्रभावित होती है, और समय के साथ में इसकी क्रियाशीलता घट जाती है मेटल की। तो मेटल की जगह हमने क्या किया, कैथोड के रूप में सल्फ़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सल्फ़र क्या है, सल्फ़र आपको पता है एक गैस है और हल्की है, तो हल्की होने के कारण हमारी बैटरी है वह भी हल्की होनी शुरू हो गई, बैटरी भी हल्की बनेगी। देखो ये भी टेक्नोलॉजी अभी विकसित होनी है, अभी लोगों ने या वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं ऐसी बैटरीज बनाने के। यह डेवलप हो जाएगी तब हमारे को लगेगा कि हाँ ये बैटरीज हम उपयोग में ला रहे हैं, वाइड वैरायटी में, बहुत ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम कैथोड के रूप में सल्फ़र का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी से क्या लाभ होने वाले हैं कि जो ऊर्जा दक्षता है वो बढ़ जाएगी। एक आपने देख लिया कि बैटरी हल्की हो जाएगी, बैटरी हल्की हो जाएगी, और सल्फ़र प्रचुर मात्रा में है, सल्फ़र हमारे को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, सल्फ़र प्रचुर मात्रा में मिल जाता है तो बैटरी सस्ती हो जाएगी, महंगा हमारे को मेटल ऑक्साइड या फिर ग्रेफाइट लगाना नहीं पड़ेगा, सल्फ़र तो बहुत आसानी से उपलब्ध चीज़ है, तो बैटरी सस्ती हो जाएगी, और लंबी दूरी के वाहनों के लिए ये उपयोगी हो जाएगी क्योंकि बैटरी हल्की हो जाएगी, ज़्यादा भार, बैटरी को ज़्यादा भार खींचने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी लिथियम सल्फ़र बैटरी। लिथियम सल्फ़र बैटरी के बाद में आप आइए सोडियम आयन बैटरी। इस सोडियम आयन बैटरी, देखो ये सब बैटरी टेक्नोलॉजी जो बात कर रहे हैं भविष्य की तकनीकियां हैं, अभी तो सिर्फ वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं। तो सोडियम आयन बैटरी, इनके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि इस तरह से कोई बैटरी आने वाली है, तो आपको पता रहे कि इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे था पहले लिथियम आयन बैटरी, यहाँ आ गया अब सोडियम आयन बैटरी। हम लिथियम का प्रयोग किस में कर रहे थे, एनोड के रूप में, तो एनोड के रूप में अब लिथियम इस्तेमाल होने वाला था, तो लिथियम को हमने हटा दिया। लिथियम क्योंकि आपको पता है कि एक महंगी धातु है, इसको विदेशों से लेके आना पड़ेगा, किसी भी देश को रेयर अर्थ मेटल में शामिल होता है, तो लिथियम की जगह हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सोडियम को। सोडियम आपको पता है सस्ता है
और समुद्र का सारा नमक सोडियम क्लोराइड के रूप में, सारा नमक तो नहीं, मतलब मैक्सिमम हमारे को सोडियम क्लोराइड के रूप में, नमक के रूप में ये सोडियम आसानी से मिल जाता है। तो हमने क्या किया, हमने लिथियम के स्थान पर सोडियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी है, सिर्फ लिथियम के स्थान पर हमने सोडियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोडियम क्या है, सोडियम सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है, हर जगह हमारे को मिल जाएगा, इसलिए ये बैटरी भी क्या हो जाएगी, तो बैटरी हो जाएगी सस्ती, निर्माण की लागत कम हो जाएगी। हालांकि इसकी ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता है वह कम है लिथियम आयन बैटरी से, लेकिन क्योंकि हमारे को जो सोडियम है वो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, तो ये इस प्रकार से जो बैटरी बनती है वो सस्ती बनती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से बनाई जा सकती है। तो वैज्ञानिकों ने सोडियम आधारित बैटरी पर भी प्रयोग किए हैं। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी में एक और देखिए, मेटल वायु टेक्नोलॉजी या मेटल वायु बैटरी। तो मेटल और वायु, एक तो होगा मेटल और दूसरा होगा एयर। तो मेटल एयर बैटरी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। तो वर्तमान में वैज्ञानिकों के लिए सबसे जो आकर्षक टेक्नोलॉजी है ना, ये सबसे आकर्षक टेक्नोलॉजी है वैज्ञानिकों के लिए। तो सबसे आकर्षक टेक्नोलॉजी, इसके अगर पॉइंट लिखना चाहो तो मैं 2-3 पॉइंट लिखवाता हूँ आपको, आप लिख लीजिए। तो वर्तमान में वैज्ञानिकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण इसी तकनीकी को लेकर है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, वर्तमान में वैज्ञानिकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण इसी तकनीकी को लेकर है। दूसरा पॉइंट, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके इस बैटरी को विकसित करने का प्रयास है, या फिर इस बैटरी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करने का विचार है। इस तरह से कुछ पॉइंट बना लीजिए। दूसरा, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, जो सामान्य बैटरी है हमारे को पता है, जैसे लिथियम आयन बैटरी ही ले लीजिए, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड आपको पता है हमने ग्रेफाइट का बनाया था या किसका बनाया था, किसी मेटल ऑक्साइड का बनाया था। एनोड लिथियम का बनाया था। अब क्या कर रहे हैं, तो अच्छा ये क्या होते हैं, ये बैटरी के अंदर बनाने पड़ते हैं। ये बैटरी है सामान्यतः, और बैटरी के अंदर हमारे को दोनों चीज़ें बनानी पड़ती है, एनोड और कैथोड, बीच में जो अपघट्य पदार्थ है वो भरा रहता है। अब यहाँ क्या करना है, जो मेटल वायु बैटरी है इसके अंदर क्या करेंगे, तो एनोड तो मेटल का बना रहेगा, एनोड तो लिथियम का बनाना है या किसी और का बनाना है, तो ये मेटल का बन जाएगा, कोई न कोई धातु का बना दिया। कैथोड के रूप में हमें इस्तेमाल करना है वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो कैथोड के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो कोई पूछ लेना कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जा सकता है, लगेगा ऐसे कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। ये ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जिसमें कहते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या है, हमारी एक तरह से कैथोड बनने के लायक है। तो यहाँ एनोड के रूप में जो मेटल होगा वो लिथियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। जिंक, लिथियम और एल्यूमिनियम। और कैथोड के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ये भी लिखवा दिया है कि जो वैज्ञानिक है उनके लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र ये जो बैटरी है वो बनी हुई है। अब इसके अंदर भी देखो, ये जिंक है ना, ये जिंक और एयर, जिंक एयर बैटरी है, तकनीकी है, यह सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही है, सबसे आगे चल रही है। यह सबसे आगे कौन सी तकनीकी चल रही है, जिंक और एयर आधारित बैटरी। इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे बैटरी है, ये बैटरी में एक तो हमने एक एनोड बना लिया, एनोड किसका बनाया, लिथियम का बना लिया या जिंक का बना लिया, क्योंकि जिंक हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ जिंक लिख लेते हैं, ये जिंक का बना लिया। दूसरी जगह पे कुछ नहीं है, खाली है। अब खाली जगह पे एक छेद टाइप का होगा, कुछ ना कुछ वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर खींचेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण करेगा और हमारे को एनर्जी मिलेगी, ऐसा कुछ ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगी, ऐसा कुछ एक प्रोग्राम है। ठीक, इतनी सी बात हो गई। अब एक जगह खाली होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से हमारे को बैटरी हल्की मिलनी शुरू हो गई। बैटरी के अंदर दूसरा मेटल लगाना ही नहीं है ना, दूसरा भार अपने को करना ही नहीं है, या फिर दूसरे भाग को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या बन गया, ये बैटरी एक तो हल्की हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट साइज में हो जाएगी। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि ऐसी बैटरी होगी वो हल्की होगी और ऊर्जा दक्षता होगी वो उच्च होगी और लागत भी कम हो जाएगी।
लागत कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिंक आसानी से उपलब्ध है, एल्यूमिनियम आसानी से उपलब्ध है। हालांकि लिथियम का प्रयोग करेंगे तो ये तकनीकी थोड़ी महंगी हो जाएगी। तो हल्की और उच्च ऊर्जा दक्षता, लागत कम हो जाएगी। यह सब इसके बारे में है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और जो इसकी कमियां हैं उसके अंदर लिख लीजिए। इसकी कमियां भी है कुछ। कमियां क्या है कि इसको रिचार्ज करना कठिन काम है। रिचार्ज कठिन काम क्यों हुआ है? क्योंकि पता है एयर से एक बार रिएक्शन करने के बाद में उस चीज़ को वापस रिवर्स कराना कठिन हो गया ना। क्योंकि हमने अभी देखा था जब बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे कि तरल पदार्थ नहीं कहा था, जब रिचार्ज होता है तो अभिक्रिया रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना। कोई अभिक्रिया करती है, कोई रिएक्शन होती है, तब जाकर के हमारे को एनर्जी मिलती है। जब रिचार्ज हो रही होती है तो वो रिएक्शन उल्टी होनी शुरू हो जाती है। जब उल्टी रिएक्शन होती है तो वो रिचार्ज होती है। अब एयर के साथ में कोई चीज़ रिएक्शन कर जाएगी, उसको रिवर्स करवाना कठिन काम है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो रिचार्ज करवाना है वो एक कठिन काम बना हुआ है। दूसरा इसके अंदर है कि वायु के अंदर होती है नमी। नमी मेटल को खराब करती है, आपको पता है। तो नमी है यह बैटरी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना अभी बाकी है। तो नमी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी बैटरीज को। इसका सॉल्यूशन भी अभी ढूंढना बाकी है। ये दो कमियां इसकी है जो मेटल एयर बैटरी की हमारे को दिखाई देती है। ये बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई जो अभी डेवलप हो रही है। अब कुछ एक बैटरी टेक्नोलॉजीज और है जो और भी उन्नत कैटेगरी की मानी जाती है या फिर जो अच्छी मानी जाती है और ज़्यादा, लेकिन इनका भी अभी विकास होना है। तो इसमें सबसे पहली आ जाएगी हमारी, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, अन्य उन्नत बैटरी तकनीकी, ऐसा पॉइंट डाल लीजिए। यार मैंने नोट्स जैसे ना मैं लिखना चाह रहा था ना वैसे लिखे नहीं है, सिर्फ समझाने में लग गया। तो अब तो लिखवाएं तो नहीं, चलो ठीक है, कुछ चलेगा। अगर लिखवाने होंगे तो फिर बताना, नहीं तो फिर मैं जो नोट्स बनाए हुए हैं मेरे उसी की फ़ोटो खींच करके और टेलीग्राम वगैरह पे डालूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लिखिए ग्रेविटी बैटरी। एक ग्रेविटी बैटरी, ग्रेविटी का मतलब समझते हो? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण को आधार बना करके इस बैटरी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। तो ग्रेविटी टेक्नोलॉजी क्या है कि न तो इसके अंदर कोई एनोड है, ना इसके अंदर कोई कैथोड है, ना कोई रासायनिक अभिक्रिया है। न एनोड, न कैथोड और न रासायनिक अभिक्रिया, तो फिर यह कैसी बैटरी है? तो यह बैटरी दरअसल केवल एक भारी बॉक्स से बनती है। भारी बॉक्स ग्रेविटी के प्रभाव से गिर सकता है, तो भारी बॉक्स, केवल एक भारी बॉक्स होगा, उससे बैटरी बन जाएगी। दरअसल होता क्या है कि जैसे दिन में हमारे को कोई एनर्जी मिल रही है, किसी से कोई सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स से हमारे को एनर्जी मिल रही है, और मान लिया हमारे ये 10 यूनिट यहाँ से बिजली मिल रही है या एनर्जी मिल रही है, इसका 5 तो हमने इस्तेमाल कर लिया और 5 है वो ख़राब हो रहा है। तो इस जो ख़राब हो रहा है इससे क्या करेंगे, हमें कोई भारी बक्सा होगा या फिर जो भी कुछ यंत्र होगा, इसको ऊपर उठाने में इस्तेमाल कर लेंगे। इस बिजली का प्रयोग क्या किया, इस भारी बक्से को ऊपर उठाने में इस्तेमाल करेंगे, जो एक्स्ट्रा बिजली हमारे पास बच रही है। अब ये ऊपर उठ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद में क्या करेंगे, जब यहाँ एनर्जी हमारे को नहीं मिल रही होगी, ठीक है, यहाँ से एनर्जी नहीं मिलती है या आवश्यकता बढ़ गई है, तो क्या करेंगे, इस बक्से को नीचे गिराना शुरू करेंगे। नीचे गिराना शुरू करेंगे तो यहाँ से कोई जनरेटर घूमना शुरू कर देगा। जनरेटर घूमना शुरू कर देगा तो फिर बिजली पैदा करेगा, और बिजली पैदा करेगा तो वो बिजली इस्तेमाल हम कर लेंगे। इस तरह से इसका कंसेप्ट है, सिंपल। तो इसके अंदर ना तो कोई एनोड है, ना कोई कैथोड है, ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, केवल एक भारी बक्सा होता है। जब कोई अतिरिक्त बिजली हमारे पास शेष बचती है तो बॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, और आवश्यकता पड़ेगी तो बॉक्स को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिराया जाता है। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपने एक डैम के बारे में सुना है क्या? ऐसे डैम भी बनते हैं जो पानी गिराते हैं और यहाँ से चलता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। अगर कोई किसी टाइम पर एक्स्ट्रा बिजली बन रही हो, बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा हो, तो क्या करते हैं, जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है इसको वापस पंप करने में इस्तेमाल करते हैं। जो ये पानी है वापस इसको पंप करते हैं डैम के अंदर। इस पानी को डैम के अंदर पंप कर करके एक तरह से स्टोरेज वापस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से कुछ ये काम करेगा।
तो डैम के मामले में नहीं है, दरअसल ये सोलर लाइट के मामले में है। जैसे सोलर एनर्जी है, इसके अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, और पवन ऊर्जा है, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो पवन ऊर्जा और सोलर एनर्जी वगैरह मिलती है, तो अगर एक्स्ट्रा मिलती है तो एक्स्ट्रा का प्रयोग हमने एक भारी ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए कर लिया। तो भारी बॉक्स जितना ऊपर जाएगा उतना एक तरह से बैटरी काम करेगी, उतना ये बिजली को स्टोर करके रख लिया। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसका इतना कोई ज़्यादा जोर वाला काम था नहीं। लेकिन क्या पता यूपीएससी इसमें से भी क्वेश्चन बना ले, क्योंकि डेवलप हो रही है ना। ऐसा अभी ये भी अभी कोई यूज़ में नहीं ले रहा है, ये भी डेवलप हो रही है। तो इस तरह से कुछ ठीक है। एक और बैटरी टेक्नोलॉजी है जैसे द्वि आयन। ये द्वि शब्द तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है, पता नहीं इसका हिंदी नाम तो क्या होगा, इंग्लिश नाम है डुअल आयन। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आयन है। आयन में एक तो नेगेटिव आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है। टर्मिनल तो अलग बात है, बैटरी के अंदर ऊपर की तरफ ये टर्मिनल होते हैं, यह तो अलग बात है। लेकिन इसके अंदर भी आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है। तो हो सकता है कि जो नेगेटिव आयन है एक तरफ जाए और या फिर पॉजिटिव आयन दूसरी तरफ जाए। दोनों में से एक ही काम होता है। बैटरी होती है ना, बैटरी में नॉर्मली एक ही काम होता है, या तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ जाएगा या पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ जाएगा। दोनों में से कोई एक ही काम हो रहा होता है। लेकिन जब इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो फिर वो नेगेटिव आयन उल्टे जा रहे होते हैं। इतना सा ही काम होता है, एक प्रकार के आयन का इस्तेमाल होता है। यहाँ द्वि आयन वाली बैटरी में क्या करेंगे, दरअसल अगर ये द्वि आयन वाली बैटरी में समस्या क्या है पता है, कि दोनों आयन एक साथ होंगे ना तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिल के कैंसिल आउट कर देंगे, लवण बना लेंगे। ये क्या करेंगे, लवण बना लेंगे। तो दो आयन हमेशा मिलते हैं तो वो एनर्जी एक तरह से खराब कर लेंगे, अपने आप को खराब कर लिया, लवण बना लिया। तो पारंपरिक रूप से तो एक आयन का प्रवाह होता है। इसमें हम एक ऐसी तकनीकी बनाएंगे, ऐसी जो वैज्ञानिक है ऐसी तकनीकी डेवलप कर रहे हैं जिसमें दोनों आयनों का प्रवाह हो सके एक साथ में, आपस में मिलकर के वो लवण ना बनाए और दोनों आयनों का प्रवाह हो सके, एक इस तरफ जाए एक इस तरफ जाए। मान लिया इस तरफ यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयन आ जाए, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन चले जाए। तो क्या होगा, दोनों तरफ से एक साथ बिजली बननी शुरू हो जाएगी, एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, तो ज़्यादा एनर्जी देगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि नेगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों आयनों का एक साथ प्रवाह, दोनों आयनों का एक साथ प्रवाह होता है। इसके अंदर एक साथ प्रवाह होने से एक तो तेजी से चार्ज भी होगी, देखो दोनों काम एक साथ होंगे तो तेजी से चार्ज हो जाएगी, तेजी से चार्ज हो जाती है। और क्या हो सकता है, और जल्दी या ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा हमारे को एक साथ। ये तो बैटरी हो सकता है धीरे धीरे एनर्जी हमारे को दे, लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी भी दे सकता है क्योंकि दोनों आयन दोनों तरफ जा रहे हैं, दो प्रकार के आयन। इसलिए इसको कह देंगे द्वि आयन या डुअल आयन बैटरी, जिसमें दोनों प्रकार के आयन दोनों तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एक और बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में देखते हैं, तो वो है फ्लो बैटरी। एक है फ्लो बैटरी। फ्लो का मतलब प्रवाह होता है वैसे तो इसका लिख लीजिए प्रवाह बैटरी, ऐसा कुछ बना लीजिए आप। जैसे मैंने हिंदी में अर्थ बनाया है वैसे आप भी बना लीजिए प्रवाह बैटरी। प्रवाह बैटरी में दरअसल क्या करते हैं कि हम दो टैंक लगाते हैं, दो अलग प्रकृति के कोई पदार्थ हैं। ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है, ये पदार्थ बी है। ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जब रिचार्ज करना होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वापस से इलेक्ट्रिसिटी लगा करके, और इन दोनों से जो चीज़ बनी है, एक पदार्थ ए से और पदार्थ बी से, मान लिया ए बी बना। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमने इस्तेमाल कर ली। अब जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, रिचार्ज करना होगा, तो इस ए को वापस इसके अंदर डाल देंगे और बी को अलग करके इसके अंदर डाल देंगे। दोनों पदार्थों को अलग करना होगा। ये इतने सही है फ्लो बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हो कि अलग अलग दो टैंक में अलग अलग पदार्थ भरे जाते हैं। जब इन पदार्थों को मिलाया जाता है तो बिजली बनती है। जब इसको चार्ज करना होता है तो
बाहर से बिजली दे करके इन दोनों पदार्थों से बनने वाले पदार्थ को अलग किया जाता है और तरल है वो वापस अपने अपने टैंक में पहुंच जाता है। इतनी सी ही बात है, इतना सा लिखिए। बाकी ये दो टैंक लगाने वाली बात है। तो देखो वैज्ञानिक क्या है ना, प्रयोग करते रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया मिले नया। अब ये बैटरी भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकती है ऐसी जगह पे जहाँ पे ये दोनों ए और बी पदार्थ मिल रहे हों और एक ही जगह पे रखना हो, तो बड़े बड़े टैंक लगा दिए। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि जी हमारे को जितनी एनर्जी चाहिए उतने बड़े टैंक लगा लिए, बस ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फ्लो बैटरी का। एक इसी के आधार पे बना हुआ जो सबसे चर्चित उदाहरण है, तो इसका चर्चित उदाहरण लिख लीजिए। तो इसका चर्चित उदाहरण है, उसका नाम लिख लीजिए वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी। वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी जो फ्लो बैटरी है, फ्लो बैटरी का एग्जाम्पल है ये वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ये नाम लिख लिया। ये सबसे चर्चित है, ये सबसे चर्चा में ये बनाया है, तभी ये चर्चाओं में आया है। तो इनकी विशेषताएं हो जाएगी कि ये जीवन चक्र इनका लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे को दोनों आइटम है, ए और बी पदार्थ है, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, मिला रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मिला रहे हैं। इसी में हमारा को लंबा चक्कर मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। आगे की संभावना समाप्त हो जाएगी, आग नहीं लगेगा। और आवश्यकता अनुसार इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। टैंक ही तो बड़े करने हैं, क्षमता बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इसके अंदर सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है कि यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। और टैंक की साइज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। टैंक साइज, टैंक जितने साइज बड़ी होगी तो अधिक जगह गिरेगा, अधिक जगह गिरेगा तो उसको हम पोर्टेबल नहीं बना सकते, या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के मामले में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, ये इसके बारे में हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बैटरी है जैविक बैटरी। जैविक बैटरी ये भी चर्चाओं में है। इसको अभी तो डेवलप तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में बात हो रही है कि ऐसी कोई बैटरी भी बनाने की संभावनाएं हैं। या इसको ऑर्गेनिक कहेंगे, तो ऑर्गेनिक बैटरी लिख लीजिए। देखो ये कहीं नहीं आएगा, लेकिन ऐसा मैंने सर्च करके ढूंढ करके लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें किसी धातु का प्रयोग नहीं, किसी धातु का, देखो वो बॉक्स बनाने के लिए तो धातु का इस्तेमाल हो सकता है मान लिया, लेकिन अंदर जो हम धातु के ऑक्साइड जो लिथियम वगैरह इस्तेमाल करते थे वो सब इस्तेमाल नहीं कर देंगे। तो किसी धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना धातुओं के बनेगी तो किससे बनेगा? तो पहले बनाएंगे कैथोड बनाए या एनोड बना ले, मैं लिख लिया कैथोड, तो कैथोड बनाते हैं पहले। तो कैथोड बनेगा ये क्विनोन से, ये क्विनोन से बनेगा कैथोड। इसके अलावा इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कैथोड बनाने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड। और कोई पॉलीमर होगा, उस पॉलीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कैथोड बनाने के लिए। तो मैंने ये लिखा ही नहीं ना, किसी धातु का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो टिश्यू होता है उस टिश्यू से संबंधित कोई कार्बन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू समझते हो, जैसे पेड़ का टिश्यू हो गया या फिर ह्यूमन टिश्यू हो गया। इस तरह से जो टिश्यू जिससे बनते हैं, जिन पदार्थों से बनते हैं उन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे और इस बैटरी का निर्माण करेंगे। तो कैथोड हो गया। तो अब एनोड देख लीजिए, एनोड किसका बनाएंगे? अभी देखो ये क्विनोन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, पॉलीमर है, यह सभी जीवों में मिलने वाली संरचनाएं हैं, जीवों में मिलने वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं। एनोड में कोई जैविक रेडिकल अणु होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कोई जैविक रेडिकल अणु देखो विकसित नहीं हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टेक्नोलॉजीज अंडर डेवलपमेंट है। वैज्ञानिकों ने थोड़े छोटे प्रयोग करके देखे हैं, उससे एनर्जी मिल रही है और वही बैटरीज बन रही है। और कोई पॉलीमर होगा, पॉलीमर आधारित कोई अणु होगा जो एनोड का काम कर सकता है, उसको एक तरह से एनोड बना देंगे। इसमें अपघट्य पदार्थ के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अपघट्य पदार्थ के रूप में तरल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। और यह सभी जो भी पदार्थ होगा वो जैविक होगा, जैविक अणुओं से बना हुआ होगा, जैविक अणुओं से बाहर की चीज़ नहीं होगी। तो यह पूरा था हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। बैटरी के अंदर क्या क्या डेवलप हो चुका है, ये सभी बैटरीज थी।
और हो सकता है भविष्य में इन टेक्नोलॉजीज़ के आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता रहेगी तो अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना होता है वो करिए।